हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। आज हम सब बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। इससे पहले के वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। अगर आप पहले के वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको स्मूथली समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सब समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन के बाद हम सब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन के बाद हम सब देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले रिफ्लेक्शन है क्या, ये हम सब समझते हैं। पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज bouncing back of light after falling on an surface। किसी भी सरफेस में फॉल करने के बाद अगर लाइट बाउंस बैक करता है तो इस फेनोमेना को रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन एन सरफेस। रिफ्लेक्शन में लाइट रिटर्न करता है सेम मीडियम में, ठीक है ना। लाइट रिटर्न्स टू सेम मीडियम, मतलब जिस मीडियम से चलता है उसी मीडियम में वापस आता है। मतलब यहाँ एयर है, ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए ये मिरर है, कोई भी सरफेस हो सकता है, ठीक है। मिरर है, अभी मिरर कंसिडर किया गया है। आप मिरर वाला वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसमें आपको मिरर दिखलाया भी गया है, कनकेव और कन्वेक्स दिखलाया गया है, ठीक है। तो एयर से लाइट जैसे स्ट्राइक करता है मिरर पर और रिफ्लेक्शन बाउंस बैक होता है, तो ये फेनोमेना को आप कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एयर टू एयर ही हुआ, ठीक है ना। तो लाइट रिटर्न टू सेम मीडियम, मतलब लाइट एक ही मीडियम में होता है। रिफ्रैक्शन में यही चीज़ अलग है, ठीक है। रिफ्रैक्शन जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन में मीडियम बदल जाता है, मीडियम बदल जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एक बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है कि रिफ्लेक्शन में लाइट सेम मीडियम में ही रिटर्न करता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाता है, ठीक है। जैसे ये एयर हो गया, ये मान लीजिए ग्लास है, ठीक है। तो एयर टू ग्लास दूसरा मीडियम हो गया, तो मीडियम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में आपको जो यहाँ दिखाया गया है, लिखा गया है, क्या लिखा गया है, रिफ्लेक्शन इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन एन सरफेस। कैसा सरफेस हो सकता है, यहाँ आपको बताया गया है दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, आपको पता है। एक ब्लैक बॉडी और एक वाइट बॉडी, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट और बॉडी कंप्लीटली लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, है ना। तो ब्लैक बॉडी क्या है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब लाइट। ये ब्लैक बॉडी लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझे, जो भी ऑब्जेक्ट लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा वो ब्लैक दिखेगा। क्या दिखेगा, ब्लैक। और जो बॉडी या ऑब्जेक्ट या सरफेस लाइट को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करेगा वो वाइट दिखेगा, है ना। कंप्लीटली रिफ्लेक्ट, मतलब वाइट कलर क्या है, वैसा कलर या वैसा सरफेस जो लाइट को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करे। ब्लैक वो है जो कंप्लीटली लाइट को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। और वाइट वो है जो कंप्लीटली लाइट को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। ब्लैक क्या है, लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा, और वाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी के बारे में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको 11th में पढ़ना है, आगे सीनियर क्लासेस में भी पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ एक मुद्दा नहीं है ब्लैक बॉडी, बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया गया कि ब्लैक बॉडी है क्या, व्हाइट बॉडी है क्या, है ना। मतलब ब्लैक बॉडी एक
कंप्लीट एब्जॉर्ब करता है लाइट को, एक गुड एब्जॉर्बर भी है और गुड रिफ्लेक्टर भी है, वो बाद में आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप समझिए ब्लैक बॉडी वो है जो लाइट के हर वेवलेंथ को यानी सभी कलर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कंप्लीटली सभी। वेवलेंथ मतलब लाइट, ठीक है, वेवलेंथ मतलब कलर, वेवलेंथ का मतलब क्या है, कलर, ठीक है, और कलर को क्रोम भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको रिफ्लेक्शन वाला सेक्शन आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहां हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? रिफ्लेक्शन 2 टाइप का होता है, आपको पता है, रेगुलर और इर्रेगुलर। सो रिफ्लेक्शन 2 टाइप का होता है, एक है रेगुलर, तो रेगुलर को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे और इर्रेगुलर को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज भी कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इसका दूसरा नाम है, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है, किसी भी सरफेस में जब लाइट पड़ता है, मान लिया जाए कि ये मिरर है ना, तो इंसिडेंट रे तो पैरेलल होते हैं, साथ में रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होते हैं, क्लियर है। ये वाला ये, ठीक है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है। मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलल होते हैं। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, जबकि रेगुलर और डिफ्यूज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जो सरफेस होता है वो रेगुलर सरफेस नहीं होता है, इर्रेगुलर सरफेस होता है, ठीक है। यहां इंसिडेंट तो पैरेलल की तरह दिख सकते हैं पर रिफ्लेक्टेड पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एंगल में रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो यहां क्या होता है, दोनों पैरेलल नहीं होंगे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल। ऐसा क्यों होता है, यहां ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के पीछे जो लॉजिक है, मतलब सरफेस के जो पार्टिकल होते हैं वो रेगुलरली एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, ठीक है। पार्टिकल ऑफ द सरफेस, पार्टिकल क्या हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं किसी भी सरफेस के लिए, है ना। पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस अरेंज्ड in regular way with same direction, जबकि इसमें पार्टिकल ऑफ द सरफेस आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर वे, ठीक है, नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर वेज, ठीक है। रेगुलर वेज में अरेंज नहीं होते हैं और डायरेक्शन भी सेम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम होता, सभी का एक ही डायरेक्शन होता, तो यहां पर ये हो जाता, ठीक है, रेगुलर हो जाता, नॉट सेम, ठीक है। जिग जैग अरेंजमेंट होता है इसका, ठीक है। यही कारण है कि रिफ्लेक्शन जो है वो रेंडमली होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, रेगुलर का एग्जाम्पल आपको पता है, मिरर हो सकता है, वाटर हो सकता है, मतलब वाटर सरफेस है ना, वाटर सरफेस, ठीक है। जिस मिरर का हम लोग यूज करते हैं उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है।
यहां आपका क्या हो सकता है, यहां आपका हो सकता है पेपर, चेयर, इस तरह के ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी इर्रेगुलर हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही इमेज बनता है, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड, रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज बनता है। आप इसको लाइन से लिखेंगे, ठीक है, और इसकी वजह से इमेज नहीं बनता है, इमेज नहीं बनते हैं, ये इमेज नहीं बनाते हैं। सो इमेज बनाना है तो मिरर या फिर वाटर सरफेस जैसे स्मूथ सरफेस का होना जरूरी है, मिरर, वाटर सरफेस या स्मूथ सरफेस, ठीक है, स्मूथ सरफेस, वाटर, मिरर, स्मूथ सरफेस हो सकते हैं, ठीक है। यहां जो जिग जैग और इर्रेगुलर सरफेस है उसको आपको यहां रखना है, ठीक है। तो ये इमेज बना सकते हैं, ये इमेज नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि मिरर की वजह से इमेज बनते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ रेगुलर और इर्रेगुलर समझ में आ गया होगा। एक जो सिमिलरिटी है दोनों में वो ये है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के लिए वैलिड है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड, क्यों वैलिड है? क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पॉइंट के लिए होता है, सरफेस के लिए नहीं है, ठीक है ना। पूरे सरफेस के लिए हमको नहीं देखना है, एक पॉइंट के लिए देखना है, एक पॉइंट के लिए देखना है। अभी हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड, यहां भी वैलिड होता है। सो आई होप आपने ये नोट किया होगा। अब हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, टाइप भी आप समझ चुके होंगे, रेगुलर और इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का दूसरा नाम क्या है? डिफ्यूज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने से पहले, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने से पहले एक मिरर कंसीडर करते हैं। आपको पता है प्लेन मिरर, यहाँ प्लेन मिरर लिया जा रहा है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सभी मिरर के लिए वैलिड बताया जाएगा और समझाया जाएगा कि कैसे सभी टाइप के मिरर के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हैं। मतलब सभी मिरर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हैं, ऑबे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेन मिरर हम लोग लेते हैं। इसमें रेज का कुछ नाम रखना पड़ेगा। तो जो भी रे इससे आकर टकराती है, ठीक है, पहले रे समझ लीजिए। रे क्या है? सिंगल लाइट, है ना। रे किसको बोलेंगे? सिंगल लाइट का सिंगल, एक स्ट्रेट लाइन लाइट, ठीक है, सिंगल लाइट, ठीक है। और बीम जब बोला जाएगा तो बहुत सारे रे, बंडल ऑफ रे, बंडल ऑफ रेज, बहुत सारे, जैसे रे को एक लाइन से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, और बीम को बहुत सारे, और डायरेक्शन के साथ, ये डायरेक्शन है, मतलब लाइट उधर जा रहा है, ठीक है, लाइट का डायरेक्शन होता है। तो बीम जो होते हैं बंडल ऑफ रेज होते हैं, रे सिंगल लाइट होते हैं, ठीक है, सिंगल। तो जो भी मान लीजिए एक लाइट का, एक रे का यहाँ इंसिडेंट होता है एक पॉइंट पर O, इसका नाम AO, ठीक है। तो इस रे का नाम है, वो भी हम लोग रखते चलेंगे, जैसे AO, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। कहां पर इंसिडेंट किया? O पर। तो O का कुछ नाम होगा, O का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। फिर इसके बाद ये बाउंस बैक करेगा, ठीक है, बाउंस बैक करेगा, इसका नाम हम रख देते हैं B, OB। OB, OB क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। एक ही रे है ना, रेज नहीं है। इन दोनों के बीच में
एक वर्चुअल इमेजनरी लाइन हम सबको ड्रॉ करना पड़ता है, उस लाइन का नाम है नॉर्मल। ठीक है, इन दोनों के बीच एक इमेजिनरी लाइन जिसका नाम है नॉर्मल। और नॉर्मल क्या होते हैं? नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ मिरर, सरफेस ऑफ मिरर। ठीक है, सरफेस ऑफ मिरर कहां पर? एट पॉइंट, फुल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए, है ना, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, कहां पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग किसी पॉइंट के लिए देख रहे हैं, पूरे सरफेस के लिए नहीं देख रहे हैं। हालांकि ये जो पॉइंट है सभी जगह के लिए वैलिड करेगा। ठीक है, सभी जगह हो सकता है, कहीं भी, क्योंकि एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, सभी जगह वैलिड हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, एक पॉइंट। यही कारण है कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी ये वैलिड करता है। ठीक है, सो इंसिडेंट रे क्या है? द रे इंसिडेंट ऑन सरफेस ऑफ मिरर। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? द रे बाउंस बैक टू द मिरर, है ना, मिरर से टकराने के बाद जो बाउंस बैक करे। इन दोनों के बीच में एक एंगल होगा जिसका नाम है आई। सो आई क्या है? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा है, यहां एक एंगल होगा, ठीक है, आर। इस आर का नाम क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, अब ये तो आपको क्लियर हो गया। यहां से हम सबको देखना है दो लॉ। ठीक है, दो लॉज। तो यहां दो लॉज हैं, दोनों को देखना है, कोई भी पहला कोई भी दूसरा हो सकता है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं, ठीक है, पहला लॉ कहता है, ठीक है, जो फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं वो कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कहां पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद ये समझेंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल कहां पर? एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई, ठीक है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब इसका मतलब क्या हो गया? सेम प्लेन कहने का मतलब क्या हो गया? सेम प्लेन का मतलब बहुत आसान है समझना, बस आप ये कंसीडर करें, ये बोर्ड एक प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन है। प्लेन मतलब 2 डायमेंशन, ठीक है, जिसका लंबाई हो चौड़ाई हो। ये बोर्ड एक प्लेन है। अगर हम यहाँ मिरर को रखते हैं, ये मिरर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लेजर से लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो लाइट यहाँ पड़ने के बाद इसी बोर्ड को टच करते हुए, लाइट टच करते हुए आएगा, टच करते हुए जाएगा, मतलब इसी प्लेन में ये घटना होगा, ये फेनोमेना होगा इसी प्लेन में। इधर बाहर लाइट नहीं निकलेगा, इस प्लेन में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सभी इसी बोर्ड वाले प्लेन पर होंगे, ठीक है, इसी प्लेन पर होंगे। इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझना, ये बहुत आसान है समझना इसको। अगर आप सिंपली आप समझें, ये एक प्लेन है, ये बोर्ड ही एक प्लेन है, और यहाँ लेकिन मिरर रख दिया गया। ठीक है,
आपको पॉइंट के पास, यहाँ पॉइंट के पास लाइट इंसिडेंट कराया जा रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसी प्लेन को टच करते हुए लाइट आएगी और टच करते हुए चली जाएगी। इधर लाइट नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, इसी प्लेन में ये घटना होगा, सारा घटना एक ही प्लेन में होगा, ठीक है। और हर पॉइंट के लिए वैलिड है, ये जो लॉ है वो हर पॉइंट के लिए वैलिड है। दूसरा बहुत आसान है याद करना, दूसरा याद करना बहुत आसान है, I इज इक्वल्स टू R, एंगल of incidence is equal to angle of reflection, angle of reflection, ठीक है। दोनों नियम बहुत ही इजी है, मतलब जितना I होगा उतना R होगा। ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। अलग अलग केस अभी हम लोग देखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ ये 40 डिग्री है, तब ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये आपको समझना है। क्वेश्चन इससे पूछता है तो सबसे पहले इसको नाम आपको समझना पड़ेगा, इसका नाम क्या है, ठीक है ना, इसका नाम क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। तो इस एंगल का नाम है ग्लैंसिंग एंगल, ये दोनों एंगल का नाम है ग्लैंसिंग एंगल, ठीक है ना। ग्लैंसिंग एंगल इसका यूज नहीं था इसलिए नहीं बताया गया, अब न्यूमेरिकल आपको देखना है तो आपको ये समझना है, ये ग्लैंसिंग एंगल, ग्लैंसिंग एंगल, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपको ग्लैंसिंग एंगल 40 डिग्री दिया है और रिफ्लेक्टेड एंगल निकालने बोल रहा है, आर निकालने बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको याद रखना है यहाँ ये नॉर्मल 90 डिग्री होते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, इसमें 40 दे दिया है तो ये क्या हो गया 50, ये 50 तो ये भी 50, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया छोटा सा एग्जाम्पल। मतलब यहाँ आपको दे दिया ऐसा, ठीक है, ग्लैंसिंग एंगल दे दिया 40 डिग्री, अब पूछ दिया कि आर कितना होगा, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको आई के बराबर आर होता है, ठीक है, तो यहाँ ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 में ये 40 है तो ये कितना हो गया 50, और ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा। तो ग्लैंसिंग एंगल पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूछता ये है इफ ग्लैंसिंग एंगल इज 40 डिग्री व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ये नहीं कि 40 है तो यहाँ भी 40 कर दे, यहीं पर गलती होती है। 40 मतलब बच्चे को क्या याद रहता है 30 30 45 40, मतलब I इज इक्वल्स टू R, कभी इसके बारे में सोचना, ठीक है, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये एंगल दिया है ग्लैंसिंग एंगल, ठीक है, ये एंगल होगा 90 से घटेगा तो यहाँ जो बचेगा वो यहाँ होगा, ठीक है, और यहाँ जो होगा वो यहीं होगा। फिर से एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दे दिया ग्लैंसिंग एंगल, ठीक है, तो पूछ दिया R का वैल्यू कितना होगा, तो ये 30 डिग्री तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि टोटल कितना होता है 90 डिग्री, और ये 60 हो गया तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम लोग इसका अलग अलग केस देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं, पहला क्वेश्चन आपको बता दिया गया, इसी टाइप के दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हो अगर किसी सरफेस में या मिरर में परपेंडिकुलर लाइट फॉल करे। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाकी सभी मिरर के लिए। यहाँ आपको क्वेश्चन देता है कि रे यहाँ परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है तो आई का वैल्यू क्या होगा और आर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि अगर नॉर्मल के साथ ही इंसिडेंट रे इंसिडेंट कर रहा है तो आई तो हो गया 0, ठीक है। यहां पर गलती क्या हो जाती है, बच्चा कर इसको देख के बोलता है 90 डिग्री, ये गलत है, 90 डिग्री नहीं होगा। कैसे होगा, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल है, ठीक है ना, मतलब ये जो एंगल हम सब देखते हैं वो आई जो देखते हैं वो इस लाइन और इसके साथ है, तो ये लाइन कहाँ है, इसी में आ गया तो 0 डिग्री, ठीक है। आई 0 हो गया तो आर क्या हो जाएगा 0 हो गया। ये कोई भी शेप साइज में आप बना सकते हैं, जैसे कि ऐसे दे दिया, ठीक है, ये इंसिडेंट हो गया फिर रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है, इसी रास्ते में वापस चला जाएगा, जिस रास्ते से आएगा उसी रास्ते में वापस चला जाएगा, ठीक है। तो आई का वैल्यू 0, आर का भी वैल्यू 0, क्लियर है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सभी सरफेस के लिए वैलिड होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं सभी सरफेस के लिए वैलिड होते हैं, साथ में सभी मिरर के लिए वैलिड होते हैं। उसको देखना है कि मिरर में कहाँ कहाँ वैलिड होंगे, उसको कैसे समझेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
सिर्फ I इज इक्वल टू R से आपको समझा दिया जाएगा, है ना। इज वैलिड फॉर ऑल मिरर, ठीक है, ऑल मिरर, सभी मिरर के लिए। तो मिरर हमारे पास है दो, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है ना। प्लेन का तो हम सब देख चुके हैं, कनकेव में पहला देखते हैं। जैसे ये कनकेव है, आपको पता है ये पॉलिश सरफेस है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होता है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ही लाइट इंसिडेंट करे तो रिफ्लेक्ट भी इसके साथ ही करेगा। तो यहाँ I इज इक्वल्स टू 0, R इज इक्वल्स टू 0 वैलिड हो गया। दूसरा, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ नहीं, इन्फिनिटी से लाइट रे आ रहा है, सरफेस पर टकराया, आपको बताया गया है जहां पर मिलेगा वो उसको फोकस कहेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस में जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर फोकस करेंगे। ये नीचे से भी आप बना सकते थे। तो यहाँ IR कैसे देखेंगे, तो यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहां से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये जहां मिलेगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिला, ये तो आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो ये हो गया I और ये हो गया R। यहाँ I इज इक्वल्स टू R हो जाएगा। ये आप नीचे से भी बना सकते थे, ठीक है, नीचे से भी बना सकते थे। एकदम फुल कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है आपको, आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें, कुछ भी ना छूटे, एकदम लाइन से आपको नोट करते जाना है। ये फोकस है, यहाँ पर फिर से आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कहाँ मिलेगा, C पर मिलेगा। ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा R, ठीक है। फिर से I इज इक्वल्स टू R। और क्या क्या हो सकता है, जैसे कुछ एंगल से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, कुछ एंगल से आया तो कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा I, ये हो जाएगा R। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इस तरीके से सभी जगह वैलिड होते हैं, सभी जगह आपको वैलिड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट और है, अगर C से आता है, अगर C से आएगा तो इसी रास्ते से वापस चला जाएगा, क्योंकि C से आने के बाद ये यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाता है। तो परपेंडिकुलर अगर लाइट फॉल करे तो जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते पर वापस चला जाता है। तो I इज इक्वल्स टू 0, R इज इक्वल्स टू 0, यहाँ भी वैलिड हो जाएगा। कॉन्वेक्स में भी कर सकते हैं। कॉन्वेक्स में कैसे कर सकते हैं, कॉन्वेक्स में हम सबको पता है, ठीक है। इस तरह से लाइट आने के बाद ये तो चला जाता है वापस, लेकिन इधर हम लोग क्या करते हैं, पीछे रीड्रॉ करते हैं। ये होता है वर्चुअल फोकस, और यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो वर्चुअली ये नॉर्मल आपका यहाँ भी C पर गया था, ठीक है, यहाँ पर C पर गया था, यहाँ भी वर्चुअली C पर जाएगा। तो ये आपका I हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर प्रिंसिपल एक्सिस में आता है तो उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। तो I इज इक्वल्स टू 0, R इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। कुछ एंगल से आता है, मान लीजिए कुछ एंगल से आ रहा है इस तरीके से, तो फिर से वापस जाएगा। तो यहाँ I इज इक्वल्स टू R, ठीक है। I का कुछ वैल्यू होगा, R का भी कुछ वैल्यू होगा। अब I 0 है तो R भी 0 है, तो वैलिड हुआ, यहाँ भी वैलिड, सभी जगह वैलिड हो रहा है। कहीं वैल्यू लिखा जा रहा है, कहीं नहीं, क्योंकि यहाँ का वैल्यू नहीं मालूम है, यहाँ का वैल्यू मालूम है ना, यहाँ का वैल्यू 0 है वो मालूम है, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से आप सभी सरफेस पर, सभी मिरर पर वैलिड करवा सकते हैं। आपको सभी मिरर के लिए वैलिड है, इसीलिए लिखा गया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर ऑल मिरर्स, ठीक है, सभी मिरर्स के लिए वैलिड हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और भी केस आप यहाँ अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है ना, और भी केस आप अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस तरीके से फॉल करता है, ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ आपका ये लगभग 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, यहाँ अभी बन नहीं रहा है ठीक से, पर ये 90 डिग्री जब होगा तो इसी रास्ते से वापस चला जाएगा, ठीक है। और इधर जो मिलेगा वो वर्चुअली C पर मिलेगा। तो I इज इक्वल्स टू 0, R इज इक्वल्स टू 0। जहाँ 90 डिग्री किसी भी सरफेस में फॉल किया लाइट, तो आपको याद रखना है I इज इक्वल्स टू 0, R इज इक्वल्स टू 0। 90 डिग्री या परपेंडिकुलर, ठीक है, या नॉर्मली, सभी एक ही है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर, दोनों के लिए एंगल हम लोग 90 डिग्री यूज करते हैं। सो घबराना नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल मतलब ही परपेंडिकुलर होता है,
जहां पर आपको दिखे नॉर्मली लाइट फॉल कर रहा है या परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है या सरफेस से एंगल 90 डिग्री है, समझ जाइए जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से जाएगा। तो यहाँ भी ये 90 डिग्री है, जिस रास्ते से आया वहाँ उसी से वापस जाएगा। इधर भी कहीं बनाया गया था, ठीक है, इधर भी कहीं बनाया गया था एक जगह, हाँ ये वाला, ठीक है, यहाँ जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस गया, ठीक है। अब यहाँ एक आर्क वाला आप देख सकते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, ये आप लिख चुके होंगे। कोई भी आर्क अगर आपको दिया गया है और बोला जाए कि इसका सेंटर निकालो, मतलब ये कौन से सर्कल या स्फेयर से बना है उसको निकालो, तो क्या करेंगे, दोनों जगह आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों एंड पर। टेंजेंट वो होते हैं जो सर्कल को टच करके निकलते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो टेंजेंट ड्रॉ हो गया, एक यहाँ एक यहाँ। अब यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करेंगे और दूसरा लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर सेंटर होगा और यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा। तो मिरर के लिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो छूट गया था, आप इसको याद रखेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट मिल गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।